तो हेलो एवरीवन। तो ये हमारा जो है वन शॉट रिवीजन होगा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहले बात करें कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम कोई सी भी किसी पर्टिकुलर स्टेट जिस पर जाकर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो समय के साथ जाकर कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। फिर आता है यहाँ पर उसका ग्राफ। यहाँ पर देखोगे तो जब रिएक्शन चालू हुई थी, जब रिएक्टेंट ज़्यादा था और धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होते गया और प्रोडक्ट बढ़ते गया, यही बताता है। और कि एक समय के बाद जो है जाकर दोनों कांस्टेंट हो गए और इसी स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले आती है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा क्लोज वेसल के अंदर अटेंड होगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है कि इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा डायनामिक नेचर का होगा, यानी बैकवर्ड डिरेक्शन जो रेट ऑफ बैकवर्ड डिरेक्शन होगा वो बराबर होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डिरेक्शन का। यानी हमारे पास यहाँ पे उसका ग्राफ आ जाता है कि फॉरवर्ड डिरेक्शन और बैकवर्ड डिरेक्शन का जो रेट है वो जब कांस्टेंट हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अगला हमारे पास आता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी तरफ से अचीव हो सकता है। चाहो तो जो है हमारा रिएक्टेंट साइड से अचीव कर लो, या चाहो तो प्रोडक्ट साइड से अचीव कर लो। वहीं पर हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम जैसे ही अटेंड हो जाएगा, वैसे जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि डेंसिटी, कलर, कंसंट्रेशन, ये सब जाके किससे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। फिर आता है हमारे पास टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर दो इक्विलिब्रियम आते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो फेज होता है वो एक जैसा हो, यानी अगर रिएक्टेंट साइड पर गैस है तो प्रोडक्ट साइड पर भी गैस हो, लिक्विड अगर रिएक्टेंट साइड पर लिक्विड है तो प्रोडक्ट साइड पर भी लिक्विड हो। मतलब इधर गैस उधर गैस, इधर सॉलिड उधर सॉलिड, इधर लिक्विड तो उधर भी लिक्विड। वहीं हेटेरोजीनियस ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो है आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेज में होता है, यानी एक तरफ सॉलिड एक तरफ लिक्विड, एक तरफ लिक्विड दूसरी तरफ सॉलिड, या फिर एक तरफ गैस दूसरी तरफ लिक्विड, मतलब जो है दोनों तरफ सेम फेज ना हो। फिर हमारे पास अगला आ जाता है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन ये बोलता है कि जो हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। कब? जब हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, साथ ही साथ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिफाइन किया जा सकता है कि जो प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन होता है अपॉन जो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होता है, साथ ही साथ जो भी उनके कोफिशिएंट जो उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो उनकी पावर के अंदर रेज हो जाएंगे। यानी हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है के सी बराबर सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी। यहाँ पर फॉर्मूला ऐसे डिराइव होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, जब हम किसी गैस की बात करते हैं तो जब गैस की बात करते हैं तो हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर को हम केपी से डिनोट करते हैं, यानी केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, उसकी पावर जो है रेज हो जाएगी सी पर। ऐसे डी के लिए भी, ऐसे ए के लिए भी, ऐसे ही बी के लिए भी। फिर हम जो है यहाँ पर सेटअप करते हैं हमारा केपी के सी के बीच में जो है रिलेशन। केपी केसी के अंदर रिलेशन ऐसे इस्टेब्लिश करते हैं कि हमें पता है पी वी इजिकल्स टू एन आर टी, एन बाई वी हमें पता है कि कंसंट्रेशन के बराबर होता है, यानी पी बराबर हो गया सी आर टी। अब ये जो हमने प्रेशर निकाला ये हम ए बी सी डी तीनों के लिए निकाल लेंगे, और जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर वाला यानी कि जो हमारा के पी वाला फार्मूला था उसके अंदर हमारा ये जो वैल्यू है इसको सब्सटीट्यूट करके हमारे पास के पी की वैल्यू आ जाएगी कि के पी बराबर होता है के सी आर टी अपॉन आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। जैसे इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल एन जी। यहाँ पर डेल एन जी की जो है कुछ वैल्यूज़ होती है, अगर वैल्यू जो है वो हमारी जीरो आ जाती है एन की, यानी जो रिएक्टेंट के मोल है और जो प्रोडक्ट के मोल है वो आपस में इक्वल आ जाते हैं, यानी हमारा जो के पी है और के सी है, यानी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है वैल्यू एक जैसी हो जाएगी। वहीं जब केस टू की बात करें तो अगर हमारे पास जो है डेल एन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यानी हमारा जो रिएक्टेंट है उसके मोल ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट से, तो हमारे पास यहाँ पर जो है के सी बड़ा हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा हो जाता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर वाली से। फिर वहीं हमारे पास केस थ्री आ जाता है कि अगर हमारा जो है डेल एन पॉजिटिव आ गया, तो डेल एन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे पास जो है एन मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। और अगर डोमिनेंट हो गया तो जो के पी है यानी पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा बड़ा होगा के सी से। फिर आती है हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, यानी केसी की। ये बोलता है कि जो केसी है उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करेगी बिल्कुल भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के
ये अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है कि जो भी केसी है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी और टेम्परेचर कम करोगे तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं हमारे पास ये बोलता है कि आपका जो है जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर हमें बोल दिया जाए कि एक रिएक्शन के दे दी जाए, उसकी केसी की वैल्यू दे दी जाए और हमें ये बोले कि आप जो है उसको उस प्रोसेस को रिवर्स कर दो, तो जो भी आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन वाली जो केसी की वैल्यू होगी वो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आ जाएगा आपका बैकवर्ड रिएक्शन वाली केसी। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर है 11.6 के अंदर ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि जब ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाती है तो उसका हमको केसी दे रखा है 6.3 इंटू 10⁻14। हमें बोला है कि अगर ये प्रोसेस जो है वापिस हम रिवर्स कर दे, यानी जो हमारे पास NO2 और ऑक्सीजन बना है उससे हम बना लें NO और ऑक्सीजन, यानी अगर हमको बैकवर्ड वाले के लिए निकालना है तो जो भी केसी हमें दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दें और जो भी आंसर आएगा वो हमारी जो है उसके रिवर्स वाली प्रोसेस का केसी होगा। देन हमारे पास आता है केसी की अलग एक और कैरेक्टरिस्टिक कि हम केसी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है अभी कितनी हुई है, अभी स्टार्ट हुई है, एंड हुई है या फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अगर केसी की वैल्यू जो है वो 10⁻3 से बड़ी आती है तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो डोमिनेट कर रहा होगा रिएक्शन को, यानी रिएक्टेंट को। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी तो है हमारी रिएक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, और अगर केसी की वैल्यू जो है वो 10⁻³ से जो है बड़ी या उसके बराबर होती है, यानी जो हमारी हमारा रिएक्टेंट है वो डोमिनेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर, यानी अभी हमारी रिएक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई है। और वहीं अगर हमारी जो केसी की वैल्यू है वो 10⁻³ और 10⁻3 के बीच में हो गई तो यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एक एप्रिशिएबल अमाउंट के अंदर बन चुके, यानी जो है दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो चुके, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम है वो अटेंड हो चुका है। फिर आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट केसी क्यूसी का। क्यूसी होता है हमारा रिएक्शन क्वोशंट और जो है केसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, बस एक छोटा सा माइन्यूट सा फ़र्क होता है कि जो केसी है वो बात करता है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर और जो क्यूसी है वो बात करता है हमारा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर किस पूरी रिएक्शन के अंदर। अब अगर हमारी क्यूसी की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही हो, यानी हमारा जो है इक्विलिब्रियम पीछे होगा, और अगर जो है हमारा केसी की वैल्यू जो है वो बड़ी रहे, यानी जो है अभी जो हमारा क्यूसी है वो केसी के पीछे है, यानी अभी हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो आगे की तरफ है। और अगर क्यूसी और केसी की वैल्यू एक जैसी हो गई, यानी जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो अटेंड हो चुका है। जैसे कि बात करूं मैं, अगर मैं इसको इस तरह समझता हूं कि जैसे हमको जाना है, मेरे पास 10 किलोमीटर की एक रेंज है और मेरा केसी यानी इक्विलिब्रियम जो है वो 5 किलोमीटर पे आता है, और अगर कोई बोलता है कि क्यूसी की वैल्यू 3 किलोमीटर है, यानी अभी मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो 5 पर है, और अगर इक्विलिब्रियम 5 पर है और क्यूसी जो है उसकी वैल्यू 3 है, यानी अभी इक्विलिब्रियम आगे की तरफ है, यानी जो इक्विलिब्रियम है वो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। और अगर कोई मेरे को ये बोले कि मैं 8 किलोमीटर पर बैठा हूँ और मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो 5 पर है, यानी मेरा जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो पीछे की तरफ है, यानी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक से मैं जो है अपने आप को याद रखता है कि क्यूसी और केसी के बीच में रिलेशन कैसे आता है। और अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि क्यूसी और केसी के मतलब 5 किलोमीटर पे मैं भी हूँ और 5 किलोमीटर पे इक्विलिब्रियम स्टेट भी है, यानी जो है हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। फिर हमारे पास आता है बहुत आईएमपी टॉपिक, ले चैटेरियल प्रिंसिपल। ले चैटेरियल प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपका जो भी इक्विलिब्रियम के अंदर जो भी चेंज हुआ है, या तो कंसंट्रेशन के अंदर, प्रेशर के अंदर या टेम्परेचर के अंदर, तो अपने आप को इक्विलिब्रियम इस तरह से अपने आप को शिफ्ट करेगा कि जो भी आपने चेंज करा है उस रिएक्शन के अंदर वो अपने आप नलीफाइड हो जाए। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो वो प्रिंसिपल हमारे पास आता है सबसे पहले कि एक पहला होता है कंसंट्रेशन। अगर जो है आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो है हमारा इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि जो है प्रोडक्ट को बनने में समय लगेगा, और प्रोडक्ट को अगर बनने में समय लगेगा यानी अल्टीमेटली जो हम ये बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव होने के अंदर भी समय लगेगा। वहीं अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे या फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करोगे तो आपका शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगला आता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का सीधा सीधा सा फंडा है कि ये याद रखो कि टेम्परेचर 2 कंडीशन में आता है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। तो जब हम एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो है इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आगे की तरफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर टेम्परेचर कम करोगे अगर एक्सोथर्मिक कंडीशन के अंदर तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वहीं जब एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो एंडोथर्मिक के अंदर जो है टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर टेम्परेचर को कम कर दोगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा। फिर आता है हमारे पास प्रेशर वाले का फंडा कि अगर हाई प्रेशर है
तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर कम मोल्स है, और वहीं जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, सॉरी प्रेशर को कम करेंगे, तो हमारा जो है इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पर मोल जो है वो ज़्यादा होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि N2 + 3H2 बराबर होगा इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर 3NH3। तो अगर यहाँ पर हम जो है हमारा निकालेंगे कि किस तरफ मोल ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे मोल जो है वो रिएक्टेंट साइड पर ज़्यादा है और प्रोडक्ट साइड पे कम है। तो अगर रिएक्टेंट साइड पर ज़्यादा है, तो अगर जब हम लो प्रेशर की बात करेंगे तो जो है हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा मोल्स होते हैं, यानी रिएक्टेंट साइड पर, यानी पीछे की तरफ। और वहीं हमारा अगर जब हम बात करेंगे कि अगर हमने प्रेशर को हाई कर दिया है, तो अगर प्रेशर को हाई कर दिया है तो जो है हमारा उस तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मोल्स कम होते हैं, यानी यहाँ मोल्स कम हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट साइड पर, तो जो है आगे की तरफ शिफ्ट होगा। जब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की, यानी PCl5 बराबर होगा PCl2 + Cl। यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, यानी जब हम हाई प्रेशर रखते हैं तो उस तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर कम मोल्स है, यानी इस बार ये शिफ्ट होगा रिएक्टेंट साइड, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। वहीं जब हम बात करते हैं लो प्रेशर करेंगे, तो लो प्रेशर पे वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ पर मोल ज़्यादा होता है, यहाँ पर मोल ज़्यादा है प्रोडक्ट साइड पर, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा। फिर आता है हमारे पास, अगर हम जो है अगर हम कैटलिस्ट डाल दें, तो कैटलिस्ट डालेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है, कैटलिस्ट केवल जो है स्पीड अप करता है हमारी रिएक्शन को, यानी जो है वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे, पर हाँ वो जो है इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेंड करने के अंदर ज़रूर जो है जल्दी से जल्दी अचीव करने में मदद ज़रूर करता है। अगला आता है हमारे पास ओसवाल्ड डाइल्यूशन। ओसवाल्ड डाइल्यूशन ये बोलता है कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √² ऑफ वॉल्यूम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है √² ऑफ कंसंट्रेशन के। क्योंकि हमें पता है कि अगर मोल्स हम कांस्टेंट कर दे तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए हमको इस एक फंडे से और याद रह जाता है कि जो कंसंट्रेशन है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमने एक बार अगर लिख दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो यानी ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो कंसंट्रेशन होगा उसके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका फार्मूला जो हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा बराबर हो जाता है √Kc × वॉल्यूम, या फिर जो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर Kc/√C, यानी कंसंट्रेशन। अब आता है हमारे पास अगला हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब जो हमारा KW होता है वो KW को डिफाइन किया जा सकता है कि जो भी कंसंट्रेशन होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन, और कंसंट्रेशन जो है हमारा OH नेगेटिव आयन का जो है वो बराबर होता है KW के। और अगर KW को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जो वाटर का कांस्टेंट है उसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा KW आता है, और वो KW बराबर होता है हाइड्रोनियम आयन और जो है OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। यहाँ पर जो है हमारे पास उसका जो है उसको प्रूव करने का भी एक तरीका है कि हमने एक चीज़ मान ली कि अगर जो है पानी का मॉलिक्यूल जो है पानी के मॉलिक्यूल के दौरान मिलकर जो है इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, अगर इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है तो जो है हम उससे लिख सकते हैं कि Kc बराबर जो है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो है ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, अपन आ जाएगा नीचे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। और जो हमें पता है कि जो पानी होता है प्योर वाटर या फिर प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉलिड, इन सब के जो कंसंट्रेशन होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 होते हैं, और अगर 1 होते हैं तो हम उसे किसी भी कांस्टेंट के बराबर लिख सकते हैं। और अगर कांस्टेंट के बराबर लिख दिया है तो ये जो Kc है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जब उसके अंदर ये वाले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा KW बन जाता है, और वो KW बराबर होता है हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का। फिर इस चैप्टर का जो है आखिरी टॉपिक चलता है हमारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहला योगदान दिया हमारे एरिनस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ने। एरिनस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की थ्योरी ये थी कि वो बोलता था कि जो भी H+ आयन जो भी सब्सटेंस दे दे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो एसिड, और जो भी OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे दे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो बेस। वो इसको ये समझाने में सक्षम हो गया कि HCl को अगर आप एक्वस में डालोगे यानी उसके जो है पानी के अंदर डिजोल्व करोगे तो वो H+ और Cl नेगेटिव दे देगा, यानी वो HCl कैसा हो गया H+ दे रहा है इसीलिए एसिड। वहीं जब हम बात करते हैं हमारा H2SO4 तो वो भी H+ दे देता है यानी ये भी एसिड हो गया। और जब हम हमारा H3PO4 देते हैं वो भी एसिड हो गया जो कि H+ आयन दे रहा है। वहीं जब वो OH की बात करता था तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर NOH जो है OH नेगेटिव दे रहा है तो बेस, अगर CaOH जो है वो दे रहा है एक्वस के अंदर OH यानी वो बेस है। पर उसकी कुछ लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन ये थी कि वो ये नहीं समझा पा रहा था कि जो है एसिडिक बिहेवियर क्यों है BF3 या फिर CL3 का।
और वो ये भी नहीं समझा पा रहा था कि बेसिक बिहेवियर क्यों दिखा रहा है NH3 और PH3। वहीं पर जो है ये बात केवल एक्वस सॉल्यूशन की करता था। अगर मान लो ऐसे कोई सब्सटेंस जिसको एक्वस के अंदर नहीं मिलाया जा सकता, तो हम उसकी जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमारा एसिड या है कि बेस है। तो ये जो है उसका एक लिमिटेशन भी था। फिर आया हमारे पास ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड ने ये लॉरी और इसने ये बोला कि जो भी आपका सब्सटेंस है, अगर वो प्रोटॉन जो है वो डोनेट करने की ताकत रखता है तो वो ब्रॉन्स्टेड एसिड, और अगर कोई ये किसी स्पीशीज जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले यानी H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस। अब ये क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो लिमिटेशन थी ऊपर हमारे पास कि ये बेसिक बिहेवियर नहीं समझा पा रहे थे NH3 PH3 का, वो हमारे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के एसिड बेस कॉन्सेप्ट ने समझा दिया कि NH3 को HCl के अंदर डालोगे तो ये जो NH3 है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर जो चीज़ एक्सेप्ट करती है वो होते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। और वहीं HCl जो है उसने अपना H+ डोनेट कर दिया, और डोनेट करके वो खुद नेगेटिव हो गया, इसीलिए वो कैसा हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड। फिर इसी चीज़ के अंदर जो है हमारा ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस के अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है एम्फोटेरिक एसिड। एम्फोटेरिक एसिड ये ऐसे एसिड जो है वो ऐसी स्पीशीज़ होती है जो कि जो है प्रोटॉन को डोनेट और उसके साथ जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकती है, यानी ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों बना सकती है। अब हमारे पास एक जो है एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीचर्स का जो है बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा कि एम्फोटेरिक नेचर वाटर का समझाओ, यानी ये बताओ कि पानी जो है वो एसिड भी है और पानी जो है वो बेस भी है। तो एक बार अगर जब पानी को HCl के साथ डालोगे तो जो है HCl के अंदर डालोगे तो HCl जो है रिलीज़ कर देगा H+, और वो H+ जो है वो पानी का मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी पानी के मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा, और अगर प्रोटॉन को जो स्पीशीज एक्सेप्ट करती है वो होती है ब्रॉन्स्टेड बेस। वहीं पर उसके नीचे एक और एग्जांपल डाल देना कि पानी का मॉलिक्यूल जब अमोनिया के से रिएक्ट करता है यानी NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें जो है वो पानी का मॉलिक्यूल H+ आयन डोनेट कर देता है, और वो जो डोनेट करता है यानी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और वो जो NH3 है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और वो बन जाता है NH4+। वो एक बार बना रहा है ब्रॉन्स्टेड बेस और एक बार बना रहा है ब्रॉन्स्टेड एसिड, यानी ये शो कर रहा है कि वो दोनों चीज़ कर रहा है, और जो चीज़ दोनों करती है वो एम्फोटेरिक होती है नेचर के अंदर। अब एक फंडा हमारे पास छोटा सा आ जाता है कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी क्या होती है। तो ऐसी स्पीशीज जो कि खुद ब्रॉन्स्टेड एसिड हो वो हमेशा ब्रॉन्स्टेड जो है कंजुगेटेड बेस बनाएगी, और ऐसी स्पीशीज जो खुद ब्रॉन्स्टेड बेस हो यानी वो प्रोटॉन को जो है एक्सेप्ट करती हो, तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल समझो, ब्रॉन्स्टेड बेस NH3 ले लिया और ब्रॉन्स्टेड एसिड हमने HCl ले लिया। अब जो है बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। अब इसने क्या करा, HCl ने हमारा H+ आयन यानी प्रोटॉन को निकाला और NH3 ने उसको गेन कर लिया, गेन करके NH4 पॉजिटिव बना लिया। NH4 पॉजिटिव बनाया यानी उसने कॉन्जुगेटेड एसिड बना लिया। वहीं ये जो HCl था इसने खुद ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह एक्ट करके H+ डोनेट तो कर दिया, पर ये खुद कैसा हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस। अब ये 4 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क रहे, इसके कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस जो है वो आप बनाकर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा एक आखिरी कॉन्सेप्ट आता है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऐसी स्पीशीज जो कि डोनेट कर सके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कंसिडर होती है एज ए लुईस बेस, और एक ऐसी स्पीशीज़ जो कि जो है एक्सेप्ट करे हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो होती है हमारे पास लुईस एसिड। और अच्छे से स्पेसिफाई करूँ तो जो भी लुईस एसिड है, अगर ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ हो, जैसे कि हमारा NH4+ हो जाता है, फिर ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर पॉजिटिव हो जैसे कि Cr3+, इन जिनके भी ऊपर पॉजिटिव आया वो सब कैसे होगा, लुईस एसिड। वहीं ये एक बात और बोलती है कि ऐसी स्पीशीज जिसके सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, मतलब उसके जो है सेंट्रल एटम के बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जैसे कि जो हमारा बेरिलियम हो गया, हमारा एल्यूमिनियम हो गया, ये जब Cl के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन की जो है कमी पड़ जाती है, यानी इनके पास जो है इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यानी ये कैसे हो गए, लुईस एसिड। वहीं जब हम लुईस बेस की बात करते हैं तो लुईस बेस ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कैसा हो, चार्ज नेगेटिव का हो, जैसे कि F नेगेटिव, और
F नेगेटिव हो गया हमारा, OH नेगेटिव हो गया, ये सब कैसे हो जाएंगे हमारे लुईस बेस। वहीं ये एक और कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर एक ऐसी स्पीसीज जिसके सेंट्रल एटम कंप्लीट है उसका पूरा ऑक्टेट, साथ ही साथ उसके पास एक लोन पेयर जो है वो खाली पड़ा हो, मतलब ऐसा रखा हुआ कि हाँ बस अब ले ही जा तू, तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। ऐसी स्पीशीज हो जाती है PH3 हो गया, और हमारा जो है R यानी कोई भी CH3 वगैरह जुड़ा हुआ है हमारा OH के साथ, एल्कोहल स्पीशीज। यानी हमने ये वाला चैप्टर पूरे के पूरे 20 मिनट के अंदर समाप्त करा। जो है हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।